आज के इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड के बोर्ड परीक्षा पेपर 2023 विषय राजनीति विज्ञान को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति हुई थी। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 1915, दूसरा ऑप्शन 1950, तीसरा ऑप्शन 1945, चौथा ऑप्शन 1917। इसका सही आंसर है 1917। 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। कहाँ पर हुई थी? सोवियत संघ। सोवियत संघ में बोल्शेविक क्रांति हुई थी और इसके नेता थे लेनिन। बोल्शेविक क्रांति के नेता लेनिन थे और बोल्शेविक क्रांति में बुर्जुआ वर्ग के विरुद्ध सीधे संघर्ष और सर्वहारा के अधिनायकवाद का नारा दिया था। सर्वहारा के अधिनायकवाद, सर्वहारा के अधिनायकवाद का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन अमेरिका, दूसरा ऑप्शन सोवियत संघ, तीसरा ऑप्शन फ्रांस, चौथा ऑप्शन है चीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चीन। चीन के नेता डेंग स्याओपिंग, डेंग स्याओपिंग द्वारा 1978 में खुले द्वार की नीति की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है न्यूयॉर्क, दूसरा ऑप्शन हेग, तीसरा पेरिस, चौथा जिनेवा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हेग। हेग नीदरलैंड का एक शहर है जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। इन न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। 9 वर्ष का कार्यकाल होता है और प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश, प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 1 नवंबर, ऑप्शन सी 10 दिसंबर, ऑप्शन डी 1 मार्च। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 10 दिसंबर। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे और वर्तमान अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा। इसके अध्यक्ष पद पर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही पद के योग्य होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बर्लिन, ऑप्शन बी वियना, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी रियो डी जेनेरो। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रियो डी जेनेरो। यह कहाँ का शहर है? यह ब्राज़ील का एक शहर है। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। इसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, रियो सम्मेलन। इसमें 178 देशों ने भाग लिया था। 178 देशों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए के कामराज, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी डी के बरुआ, ऑप्शन डी फखरुद्दीन अली। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डी के बरुआ द्वारा यह नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद है। सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त होती है। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया,
और चाइना। 5 इसके स्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर है, और 10 इसके स्थायी सदस्य हैं जो 2 वर्षों के लिए, अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का रहता है, 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस सन में हुआ था? इसका आंसर है 1953 में। 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य थे, के.एम. पाणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? इसका आंसर है 565। स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या 565 थी। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाया गया है? इसका आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित का मतलब है जैसे अमेरिका एवं उसके सहयोगी देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी। और जो रूस है, चीन है, यहाँ की अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कुछ लक्षण उसके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के हैं, कुछ समाजवादी के हैं, इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, भारत की विदेश नीति के जनक हैं? इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत की विदेश नीति के जनक है। भारत की विदेश नीति में मुख्यतः पंचशील सिद्धांत है, गुटनिरपेक्षता है, उपनिवेशवाद का विरोध है, नस्लवाद का विरोध है, साम्राज्यवाद का विरोध है, अंतर्राष्ट्रीय शांति अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना विदेश नीति के प्रमुख तत्व हैं। अगला प्रश्न है, सिक्किम राज्य किस सन में बना? इसका आंसर है 1975। 1975 में सिक्किम 36वें संशोधन के तहत भारत का 22वां राज्य बना। इसके पहले 1974 में सिक्किम सह राज्य बनाया गया था, सह राज्य बनाया गया था। 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी एक दल है? इसका आंसर है राष्ट्रीय दल है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? इसका आंसर है 2012। 2012 में यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। अगला है, शिमला समझौता कब हुआ? शिमला समझौता सन 1972। 1972 में शिमला समझौता हुआ। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ? इसका आंसर है 1974 में भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ। 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था, और इसका ऑपरेशन कोड था स्माइलिंग बुद्धा। इसका ऑपरेशन कोड था। द्वितीय परमाणु परीक्षण मई 1998 में द्वितीय परमाणु परीक्षण हुआ। द्वितीय परमाणु परीक्षण मई 1998 में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है 1945। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। अगला है, वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई? तो भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई। 1991 में भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु अप्रसार संधि कब हुई? इसका सही आंसर है 1968। 1968 में नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी हुई। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे होते हैं? यूरोपीय संघ के झंडे में
कितने सितारे होते हैं? तो इसका आंसर है यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सुनहरे सुनहरे रंग के सितारे होते हैं, जो कि यूरोप के लोगों की एकता का प्रतीक हैं। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में मॉस्ट्रिक्ट संधि के तहत हुई थी। मॉस्ट्रिक्ट संधि के तहत हुई थी। यूरोपीय संघ में वर्तमान में 27 देश सम्मिलित हैं। 2020 में ब्रिटेन इससे अलग हो गया था, जिसे ब्रेक्जिट के नाम से जानते हैं। और यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम यूरो है। मुद्रा यूरो। अगला प्रश्न है, अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था? तो अमेरिका के जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था वो कहाँ पे था? न्यूयॉर्क शहर में था। यहाँ पे आतंकवादियों द्वारा 2 विमानों को ट्विन टावर पर टकराया गया था और यह घटना 11 सितंबर 2001 को घटित हुई थी। अमेरिका में महीने का नाम पहले लिखा जाता है, इसीलिए इस घटना को 9/11 का हमला भी बोलते हैं। 9/11 का हमला, 9वां महीना और 11 तारीख, 9/11 का हमला या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला। अगला प्रश्न है, विश्व ग्राम की संरचना को कहते हैं? विश्व ग्राम की संरचना को वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण के अंतर्गत संपूर्ण विश्व एक ग्राम में बदल जाता है। वस्तुओं, सेवाओं, लोगों का आवाजाही, आदान प्रदान सरलता से हो सकता है। संस्कृतियों का, विचारों का, साहित्य का आदान प्रदान संभव हो पाता है। अगला प्रश्न है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इसका आंसर है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन सर सैयद अहमद खान ने किया था, जबकि इसका प्रबल प्रचार मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा किया गया था। द्विराष्ट्र सिद्धांत के अंतर्गत था कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बने। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस सन में लागू हुई थी? इसका आंसर है, प्रथम पंचवर्षीय योजना सन 1951 से 1956 तक लागू हुई थी। इस योजना को हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी यह योजना, और इस योजना के अंतर्गत कृषि एवं सिंचाई को प्राथमिकता दी गई। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा दिया था? इसका आंसर है, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था। यह नारा 1971 के चुनाव अभियान में दिया गया था। 1971 के चुनाव अभियान में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था और यह नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था। अगला है, सत्य असत्य बताना है। बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध का अंत था। यह सही है। बर्लिन की दीवार शीत युद्ध के दौरान जर्मनी को बांटने वाली एक भौतिक एवं प्रतीकात्मक बाधा थी। इसका निर्माण अगस्त 1961 से अक्टूबर 1962 के बीच हुआ था और यह दीवार लगभग 155 किलोमीटर लंबी थी। 155 किलोमीटर लंबी थी और इस दीवार के गिरने के बाद 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो पाया। इस दीवार के पूर्व की तरफ साम्यवादी शासन से प्रभावित सरकार थी और इसके पश्चिम में अमेरिका या पूंजीवादी विचारधारा से प्रभावित। अगला प्रश्न है, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए थे? इसका आंसर है, भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। क्योटो प्रोटोकॉल जापान का एक शहर है क्योटो कहाँ का शहर है? जापान का शहर है क्योटो। वहाँ पर हुआ था सम्मेलन और यह योजना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए थी। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए यह योजना 16 फरवरी
2005 को लागू हुई थी और क्योटो प्रोटोकॉल को पेरिस समझौता 2015 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। यह असत्य है, क्योंकि वैश्वीकरण से बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, बड़े बड़े उद्योग आते हैं, रोजगार के नए अवसर सृजित होते हैं। अगला है, पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य हुआ था। यह सत्य है, भारत एवं चीन के मध्य पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। इसके तहत 5 सिद्धांत दिए गए थे। पहला है संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, दूसरा अनाक्रमण, तीसरा आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, चौथा समानता एवं पारस्परिक लाभ की नीति का पालन, पांचवा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग का संबंध महिलाओं से है। यह असत्य है, मंडल आयोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग था, पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग था। इसकी स्थापना 1979 में हुई थी जनता पार्टी सरकार द्वारा मंडल आयोग की स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष थे मंडल आयोग के वीपी मंडल मंडल आयोग के अध्यक्ष थे और इनकी सिफारिशें थी सरकारी नौकरी और सार्वजनिक विश्वविद्यालय में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण। यह इनकी सिफारिशें थी, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है। यह सत्य है, दक्षिण भारतीय राज्यों में आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है। तमिलनाडु की भाषा तमिल है। कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है और केरल राज्य की भाषा मलयालम है। अगला प्रश्न है, शॉक थेरेपी का अर्थ लिखिए। शॉक थेरेपी का अर्थ क्या होता है? आघात पहुंचाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी को सोवियत संघ द्वारा अपनाया गया था जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था और वहाँ पे जो साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा थी वो कमज़ोर पड़ने लगी और पूंजीवादी विचारधारा की तरफ उसने अपना रुख अपनाया। तो उस समय शॉक थेरेपी का उपयोग किया गया था अर्थव्यवस्था को तीव्रता से हस्तांतरण करने के लिए। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे और इन्होंने ग्लासनोस्त एवं पेरेस्ट्रोइका की नीति अपनाई थी। अर्थव्यवस्था में खुलापन एवं उदारीकरण की नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न है, मानव अधिकारों को कितनी श्रेणियों में रखा गया है? इसका आंसर है, मानव अधिकारों को 3 श्रेणियों में रखा गया है। पहली श्रेणी है राजनैतिक अधिकार, दूसरी श्रेणी है आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार, तीसरा है अल्पसंख्यक एवं मूलवासियों के अधिकार। अगला प्रश्न है, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का अर्थ लिखिए। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का अर्थ होता है देश की सुरक्षा, बाहरी हमलों से देश को सुरक्षित करना सुरक्षा की पारंपरिक धारणा है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त
संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे जैसे हवा, पानी, पृथ्वी, वायु, वायुमंडल, समुद्र, अंतरिक्ष, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग में विश्व का तापमान बढ़ता है, विश्व का तापमान बढ़ता है, जिसके कारण पर्यावरण को खतरा उत्पन्न हो रहा है, जैसे कि ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, नदियों में पानी की कमी हो रही है, जो तटीय देश हैं या द्वीपीय देश हैं उनके जलमग्न होने का खतरा बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं? विश्व का एक ग्राम में बदलना, विश्व का एक ग्राम में बदलना वैश्वीकरण कहलाता है। इसके अंतर्गत विश्व की आर्थिक, राजनीतिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक गतिविधियां तीव्र गति से विश्व को प्रभावित करती हैं। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। इसका आंसर है, पहला कारण है तेज गति से सूचनाओं का आदान प्रदान, जैसे इंटरनेट, मोबाइल फोन के माध्यम से तेज गति से सूचनाओं का आदान प्रदान हो जाता है। दूसरा कारण है पूंजी का तेज प्रवाह, पूंजी का तेज प्रवाह भी वैश्वीकरण के लिए महत्वपूर्ण कारण है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है, भारत में योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में हुई थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, प्रधानमंत्री, और 1 जनवरी 2015 से इसके स्थान पर नीति आयोग बनाया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यह एक थिंक टैंक के रूप में कार्य कर रहा है। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना की विशेषताओं में पहली विशेषता है कृषि सुधार पर जोर दिया गया, कृषि सुधार पर जोर। दूसरी विशेषता है सिंचाई सुविधाओं पर जोर, सिंचाई सुविधाओं पर जोर। बड़े बांधों का निर्माण किया गया इस पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, शिमला समझौता किसे कहते हैं? इसका आंसर है, 1971 में भारत पाक युद्ध की समाप्ति के बाद, भारत पाक युद्ध की समाप्ति के बाद 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी एवं जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता हुआ था। इसका उद्देश्य था शांति की स्थापना। 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश का उदय हुआ था, जो पूर्वी पाकिस्तान था पहले, पूर्वी पाकिस्तान, वह बांग्लादेश एक नया देश बन गया। अगला प्रश्न है, भारत के किन्हीं 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो भारत के पड़ोसी देश में है नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव।
ये भारत के पड़ोसी देश हैं। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व काल में देश को किन दो चुनौतियों का सामना करना पड़ा? इसका आंसर है 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, जिसके पश्चात देश को आर्थिक कठिनाइयों से उभारना पड़ा। दूसरा है मानसून की असफलता से देश में सूखे और खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया था, उससे निपटना एक चुनौती बन गई थी। अगला प्रश्न है, सिंडिकेट किसे कहते हैं? सिंडिकेट किसे कहते हैं? सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर एवं प्रभावशाली नेताओं का समूह सिंडिकेट कहलाता था। 1966 में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला प्रश्न है, नक्सलवादी आंदोलन किसे कहते हैं? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में नक्सलवाड़ी पुलिस थाने से 1967 में एक किसान आंदोलन शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व किसने किया? चारू मजूमदार ने नेतृत्व किया। यह आंदोलन हिंसक आंदोलन था, हथियारों का सहारा लिया गया इसमें, और यह आंदोलन धीमे धीमे भारत के अन्य राज्यों में भी फैल गया। अगला प्रश्न है, प्रेस की आज़ादी पर रोक, प्रेस सेंसरशिप क्या है? 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा हुई, जिसमें सरकार ने प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा दी। प्रेस की आज़ादी पर रोक से आशय है समाचार पत्रों को कुछ भी छापने से पहले सरकार की अनुमति लेना जरूरी हो गया। प्रेस की सेंसरशिप लगने से समाचार पत्रों को कुछ भी छापने से पहले सरकार से अनुमति लेना जरूरी हो गया। कुछ प्रमुख समाचार पत्रों जैसे इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन ने इसका तीव्र विरोध किया। अगला प्रश्न है, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव क्या है? 1973 में इस सम्मेलन में क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग उठाई गई। प्रस्ताव की मांगों में केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित करने की बात उठाई गई। इस प्रस्ताव में सिख कौम की आकांक्षाओं पर जोर देते हुए सिखों के बोलबाला का ऐलान किया। यह प्रस्ताव संघवाद को मजबूत करने की अपील करता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र को 7 बहनें कहा जाता है? इसका आंसर है पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को 7 बहनें या 7 सिस्टर्स कहा जाता है, जिसमें सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय आदि राज्य हैं। अगला प्रश्न है, गठबंधन की राजनीति किसे कहते हैं? इसका आंसर है 90 के दशक में गठबंधन की राजनीति का युग आया। गठबंधन की राजनीति के तहत अनेक दल मिलकर सरकार का गठन करते हैं। गठबंधन में क्या होता है? अनेक दल मिलकर सरकार का गठन करते हैं। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग की कोई 2 सिफारिशें लिखिए। मंडल आयोग ने कौन कौन सी सिफारिशें दी थी? तो पहली सिफारिश है, पिछड़ी जातियां जो रोजगार और शिक्षा में पीछे हैं,
एवं शिक्षा में पीछे हैं उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराना। पिछड़ी जातियां जो रोजगार एवं शिक्षा में पीछे हैं उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराना। दूसरी सिफारिश थी पिछड़ी जातियों के लिए नौकरी में 27% रिजर्वेशन की सिफारिश, आरक्षण की सिफारिश की थी। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।